बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 3 और वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं फंजाई में, और वो स्पोर फार्मेशन के ज़रिए हो सकती है, वो कोनिडिया फार्मेशन के ज़रिए हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए हो सकती है और बडिंग के ज़रिए हो सकती है। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इनको हमने जो है 1 बाय 1 देखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है कि राइट अ नोट ऑन रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल भी आ सकता है और एसेक्सुअल भी आ सकता है। जो आज हमने पढ़ना है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो सबसे पहली बात है कि फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, यानी बहुत तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन सेक्सुअली मोस्टली, इसका मतलब है कि जो मोस्टली फंजाई हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये बात एमसीक्यूज़ के तौर पर आती है। इसका मतलब ये है कि फंजाई में हैं तो दोनों तरीके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होती है, यानी ज़्यादातर फंजाई अपनी नस्ल बढ़ाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन कम होती है। तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इम्परफेक्ट फंजाई। फंजाई का एक ग्रुप ऐसा है जिसका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई, यानी ये नामुकम्मल है, क्योंकि इसमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, कि इस इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ़िलहाल यानी अभी तक नहीं देखी गई। ये भी लाइन एमसीक्यूज़ के तौर पर आती है। जो उसने इंट्रो में ये 2-3 लाइनें दी हैं, इनमें एक एमसीक्यूज़ ये बनता है कि मोस्टली फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे नंबर पर जो इम्परफेक्ट फंजाई है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ये एमसीक्यूज़ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू, कोनिडिया के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। तो तरीक़ाकार यही है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, पहले आप इन चारों के उसे नेम बताएं कि इन 4 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, फिर 1 बाय 1 करके उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो सबसे पहले जो स्पोर्स हैं उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, राइट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। सिर्फ 4 वर्ड लिखने होते हैं, 4 नाम बताने होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आप शॉर्ट क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा कि राइट द नेम्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये 4 नाम लिखने, आगे पीछे जिस तरतीब के साथ आप मर्जी है राइट कर लें, तरतीब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बाद में राइट कर लें, इसको पहले राइट कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। 4 नाम आपने लिखने होते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। यानी जिस लॉन्ग क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जस्ट इसके नेम राइट करना। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। उसमें सबसे पहले है स्पोर्स के थ्रू, कि स्पोर्स के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फंजाई में स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी बनते हैं, फंजाई में स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी बनते हैं, दोनों तरीक़ों से होते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर्स बनते हैं तो उनका आगे फैलने का मैकेनिज़्म और बनने का मैकेनिज़्म और होता है, और अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं फिर उनका मैकेनिज़्म और होता है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये लाइन ढूंढें, तकरीबन कोई इस पैराग्राफ के आखिर में लिखी हुई है, आपने इसको सबसे टॉप पे राइट करना है। ये लाइन कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पोर्स हैं वो भी एसेक्सुअली। तो ये शॉर्ट एमसीक्यूज़ के तौर पर आती है, इसको आप बुक के ऊपर मार्क कर लें और ये लाइन आपने पहले लिखनी है। ये एमसीक्यूज़ आता है। दूसरे नंबर पर है प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया, यानी जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पोरेंजिया कहलाते हैं, और अगर एक होगी फिर हम उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। अगर एक होगी
तो वो स्पोरेंजियम कहलाती है। अगर एक से ज़्यादा होगी तो उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। ये राइजाइड्स हैं जिसके ज़रिए वो सॉइल से अटैच होते हैं या जिन चीज़ को वो डिकम्पोज करके फूड हासिल कर रहे हैं उसके साथ अटैच होते हैं। ये उसके हाइफी की लाइन है और ये ऊपर स्पोरेंजिया हैं जो अटैच हुए हैं, यानी ये हाइफी के ऊपर ये स्पोर्स बनाने वाली बॉडी है जिसको हम स्पोरेंजिया से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो कुछ है उसे हम नाम देते हैं स्पोर्स का। स्पोर्स में भी अब स्पोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि स्पोर्स सेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और हैप्लाइड होते हैं, लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इन साइज़ प्रोड्यूस होते हैं, विंड के ज़रिए फैलते हैं, स्मॉल एनिमल्स के ज़रिए दूसरी जगह पे फैलते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए फैलते हैं। वाटर लाजमी नहीं है मतलब इनको आगे फैलाने के लिए, लेकिन रेन स्प्लैशेस पानी के छींटे या बारिश के छींटे वगैरह वो भी इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्पोर्स में भी प्रोड्यूस, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस हो सकते हैं, एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये हैप्लाइड होते हैं, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब है ये हरकत नहीं कर सकते, और स्मॉल इन साइज़ होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, लार्ज इन नंबर तादाद के लिहाज से ज़्यादा पैदा होते हैं, नॉट नीड वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल, इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती फैलाव के लिए, विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं यानी फैलते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए फैलते हैं, स्मॉल एनिमल्स के ज़रिए फैलते हैं, और रेन स्प्लैशेस बारिश वगैरह के छींटों के ज़रिए फैलते हैं। और जहाँ ये फैलते हैं अगर ये लैंड करते हैं सूटेबल प्लेस पे या सॉइल पे तो वहाँ ये जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम बनाते हैं। अब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, ये वही राइजाइड्स होंगे, ये हाइफे यानी एक माइसीलियम है कहीं पे ये ग्रो कर रहा है। ये स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स बने हुए हैं, ये स्पोर्स बिखरते हैं बाहर और उसके बाद जिस सॉइल पे गिरेंगे अगर कंडीशन सूटेबल होंगी वहाँ ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाएंगे, फिर इस तरह से साइकिल चलेगा। अब यहाँ आप एक बात नोट करें कि तमाम फंजाई के जितने सेल्स होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं, सिवाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब उनके उसकी हाइफी की फ्यूजन होती है, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है, वहाँ वो डिप्लाइड होते हैं लेकिन वो बहुत थोड़े वक्त तक रहती है, फिर दोबारा हैप्लाइड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे साइकिल में सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लाइड होंगे। माइसीलियम हैप्लाइड है, स्पोरेंजियम में स्पोर्स हैप्लाइड हैं, हैप्लाइड स्पोर्स बिखरेंगे, उगेंगे, दोबारा माइसीलियम बनाएगा और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। दोबारा सुने, जो स्पोर्स हैं वो सेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और स्पोरेंजियम जिस पार्ट पे लगते हैं वो बाकी हाइफी से एक डिफरेंट होता है कि कंप्लीट सेप्टा के ज़रिए सेपरेट किया हुआ होता है। जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस होते हैं और स्मॉल इन साइज़ होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और स्प्रेड होते हैं कि इनके ज़रिए पानी की ज़रूरत इनको नहीं होती फैलने के लिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए सेपरेट होते हैं या डिस्पर्स्ड होते हैं, और स्मॉल एनिमल्स के ज़रिए हो सकते हैं, रेन स्प्लैशेस के ज़रिए हो सकते हैं, विंड के ज़रिए हो सकते हैं। पानी की ज़रूरत इनको, यानी पानी एसेंशियल नहीं है इनके फैलाव के लिए। तो ये स्पोर्स जिस जगह पे लैंड करते हैं अगर कंडीशंस वहाँ सूटेबल हैं तो ये दोबारा ग्रो करके एक नया माइसीलियम बना देंगे। दैट वाज ऑल अबाउट द स्पोर्स, कि थ्रू स्पोर्स ये कैसे जर्मिनेशन करते हैं। इस टोटल में सिर्फ एक MCQs है जो आया हुआ है और मोस्टली यही है, बाकी ये सारी चीज़ें, ये हैप्लाइड वाला भी MCQs आ सकता है कि ये हैप्लाइड होते हैं या डिप्लाइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये जितनी बातें थी तकरीबन सारी मेंशन की गई हैं और इसी तरतीब के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर मैंने कोनिडिया की बजाय फ्रेगमेंटेशन को पहले लिखा, आप कोनिडिया को भी स्पोर्स के बाद लिख सकते हो। नेक्स्ट ये दूसरा प्रोसीजर है फ्रेगमेंटेशन, कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ये फंजाई अपनी नस्ल एसेक्सुअली आगे बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े बनना, फ्रेगमेंट्स बनना, पार्ट बनना। फ्रेगमेंटेशन में एक फुली डिवेलप्ड माइसीलियम होता है और वो माइसीलियम ब्रेक हो जाता है टू मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में वो टूट जाता है और एवरी पीस ग्रो टू फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। यानी जब मैच्योर हाइफी होते हैं, फुली ग्रोन होते हैं, एक वेल एस्टैब्लिश माइसीलियम होता है,
वो कुछ पार्ट्स उसके ब्रेक होते हैं, फ्रैगमेंट बनते हैं और हर फ्रैगमेंट से एक नया माइसीलियम बन जाता है। इसे हम फ्रैगमेंटेशन का नाम देते हैं, टुकड़े बनना। माइसीलियम ब्रेक होता है, ईच फ्रैगमेंट गिव रेज टू न्यू माइसीलियम, हर फ्रैगमेंट नया माइसीलियम बनाता है। ये एक फुली अडॉप्टेड माइसीलियम्स को हमने शो किया, सेप्टेड हैफी रखने वाला है, तो इसके 1 2 3 डिफरेंट पार्ट बनाए हैं और हर पार्ट से नया माइसीलियम बन आएगा, नई फंजाई की बॉडी बन आएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्रैगमेंटेशन, इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बडिंग। बडिंग किसे कहते हैं? बडिंग का मतलब होता है बर्ड का बनना। और बर्ड किसे कहते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर या फंगस की बॉडी के ऊपर, ये प्रोसेस फंजाई में सिर्फ यीस्ट में पाया जाता है। और यीस्ट की दो मेन प्रॉपर्टीज़ भी हैं। यीस्ट पहला यानी सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज़म है फंजाई का जो नॉन हाइफल होता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 यूनिसेलुलर होता है। बाकी जितने फंगस हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर होता है। इसमें मतलब सिंगल सेल्स हैं, सिंगल सेल्स में एक आउट ग्रोथ होती है। आउट ग्रोथ कहते हैं उसके जिस्म से एक बढ़ा हुआ हिस्सा निकलता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होके कुछ उसमें चला जाता है। उस बर्ड की ग्रोथ फिर पेरेंट के साइज़ के बराबर हो जाती है। आगे उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाता है तो अलग अलग कॉलोनीज़ बनाता है। बाज़ औक़ात वो सेपरेट नहीं होता, जुड़ा रहता है, लंबे लंबे फिलामेंट्स बनाते हैं, फिर वो फिलामेंट्स भी बाद में ब्रेक हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बडिंग का। अब इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है कि बडिंग एसिमेट्रिक डिवीजन भी हो सकती है या इक्वल डिवीजन भी हो सकती है। एसिमेट्रिक का मतलब है किसी एक जगह से पहले छोटी बर्ड बनेगी, फिर वो साइज़ में बढ़ती जाएगी, ये एसिमेट्रिक डिवीजन है। इक्वल डिवीजन का मतलब है जिस तरह माइटोटिकली एक सेल डिवाइड होता है, इस तरह भी हो सकता है कि सेल डिवाइड होता है इक्वली और दो बराबर उसमें चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो भी इसी तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप है ग्रोथ करते हुए, दोनों तरह से हो सकता है। तो बडिंग बर्ड बनती है, आउट ग्रोथ ऑन यीस्ट, यीस्ट के ऊपर आउट ग्रोथ बनती है। ये एसिमेट्रिक डिवीजन, इसे अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज आता है। एसिमेट्रिक डिवीजन है और इक्वल डिवीजन भी हो सकती है। एसिमेट्रिक वाला एमसीक्यूज आता है, ये बात उसने बाकी तीनों किसी मेथड्स में भी नहीं की, तो इसीलिए इसको आप अंडरलाइन कर लें एज एन एमसीक्यूज के तौर पर। यानी दोनों तरह से बर्ड ग्रो कर सकती है, एसिमेट्रिक डिवीजन भी हो सकती है और इक्वल डिवीजन भी हो सकती है। बर्ड डीटैच, डीटैच का मतलब है बर्ड अलग होती है, अटैच टू पेरेंट या पेरेंट से अटैच भी रह सकती है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। डीटैच भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, या अटैच्ड टू पेरेंट, पेरेंट के साथ अटैच भी हो सकती है, इकट्ठी भी रह सकती है। अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, ये एक यीस्ट का सेल है, इसके ऊपर बर्ड प्रोड्यूस हुई है, बर्ड में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होके चला गया है, फिर आगे बर्ड का साइज़ बढ़ा है और आप देख सकते हैं कि एक टाइम में एक से ज़्यादा मल्टीपल बर्ड्स भी बन सकती हैं, और फिर वो बर्ड अलग हो गया, दूसरी बर्ड का साइज़ भी तकरीबन पेरेंट्स के बराबर होने वाला है। इसी तरह से ये डिवाइड होगा और इस डिवीजन्स को हम नाम देते हैं बडिंग, जो पाई जाती है यीस्ट में। लास्ट वन इज कोनिडिया फार्मेशन। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया भी एक तरह के स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, खुद ब खुद ही हरकत नहीं कर सकते। प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोर, यानी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस ऑन, नॉट इनसाइड, यानी ये अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, ऑन कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर के ऊपर पैदा होते हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट देखें कि ये एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर्स है, इनको कोनिडियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर ये दाने लगे हुए हैं, ये स्पोर्स हैं, इनको हम कोनिडिया का नाम देते हैं। यानी ये जिस तरह स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते थे, इनमें ऐसा नहीं होता। ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर लगते हैं, नॉट इनसाइड। चेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लार्ज नंबर तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये कई हफ्तों तक सर्वाइव भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये उन फंगस का कुछ अनसूटेबल कंडीशन में सर्वाइवल भी इम्प्रूव करते हैं। ये आपके इस टोटल क्वेश्चन के बारे में था। इसमें हमने डिस्कस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड को, जो 4 डिफरेंट टाइप के थे। कोशिश करें आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें। सबसे पहले इन 4 की हेडिंग्स बनाएं कि ये तरीक़ाकार होते हैं।
फिर उनको वन बाय वन आप एक्सप्लेन करें, कोशिश करें जिस तरह स्पोर्स वाली में है उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप ड्रा करें, किस तरह से होती है। फ्रेगमेंटेशन में भी बुक में नहीं है, लेकिन आपने हल्की सी इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, उसे समझाने की कोशिश करनी है एग्ज़ामिनर को। और बडिंग में भी जो है यीस्ट में बडिंग कैसे होती है उसकी भी डायग्राम बनानी है। और लास्ट में कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसकी भी आपने डायग्राम बनानी है। ये था ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जिस तरह पहले हमने पढ़ा फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, 4 मुख्तलिफ़ तरह के मेथड्स हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी एसेक्सुअल के जो 4 मेथड्स है वो हमने पहले पढ़ लिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमने पढ़ी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके 4 डिफरेंट मेथड्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। शुरू में हमने ये देखा था कि सिर्फ एक ग्रुप है फंजाई का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए हम उसे इम्परफेक्ट कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। बाकी 3 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार क्या है वो डिफरेंट ग्रुप में स्लाइटली वेरी करता है, डिफरेंट होता है। लेकिन जो बात सब में कॉमन है वो ये है कि इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है, यानी पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, फिर उसकी जर्मिनेशन होती है, ग्रोथ होती है, उससे स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, फिर इस तरह से उनका जो है प्रोसेस चलता है। तो पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है जिसे हम प्लाज्मोगैमी का नाम देते हैं, उसके बाद फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है जिसे हम कैरियोगैमी का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी एक लंबे अरसे बाद होती है। वो 2 ग्रुप हैं जिसमें एक एस्कोमाइकोटा है, दूसरी बेसिडियोमाइकोटा है। तो उनमें प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी नहीं होती। जिनमें कैरियोगैमी फ़ौरन बाद नहीं होती प्लाज्मोगैमी के, उनमें सेम हाइफी होता है, लेकिन उसमें 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई रह रहे होते हैं या इकट्ठे होते हैं। ऐसे हाइफी को हम डाईकैरियोटिक हाइफी का नाम देते हैं या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी का नाम देते हैं। ये थोड़ा ओवरव्यू था, अब हम इसे देखते हैं ये क्या तरीक़ाकार है कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई अकर्स, यानी उन हर सेल्स में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं उनकी फ्यूजन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। दूसरे नंबर पर डिफरेंट इन ऑल 3 ग्रुप्स, कि जितने तीनों ग्रुप हैं इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा उन सब में थोड़ी थोड़ी स्लाइटली वेरिएशंस के साथ होती है, ये डिफरेंट होती है। लेकिन जो बात कॉमन है वो ये है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इनमें होती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फ्यूजन होती है। और दूसरे नंबर पर इसके बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है, टेक्स प्लेस इन आर, वो सब में कॉमन है। यानी ये बेसिक बात है, ये सब ग्रुप्स में होती है, लेकिन उनके स्पोर्स का डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट नाम रख दिया है। ये बात एमसीक्यूज़ के तौर पर आती है, इसको मार्क कर लें। सेकंड नंबर पर है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है, मतलब छोटी सी हेडिंग दे देनी है आपने कि ये अमल होता कैसे है। ये अमल ऐसे होता है कि हाइफी ऑफ 2 जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल। 2 जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब है कि वो 2 मुख्तलिफ हाइफी होते हैं जिनमें 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, दोनों अलग अलग माइसीलियम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। जेनेटिकली तो डिफरेंट होंगे लेकिन कंपैटिबल होंगे। कंपैटिबल का मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए कंपैटिबल हैं। कम क्लोज टूगेदर, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। पहले फर्स्ट साइटोप्लाज्म फ्यूज़, सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, देन न्यूक्लियाई फ्यूज़। अगर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, ये मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट फ्यूज़ होता है, ये सेकंड फ्यूज़ होता है। साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ होने को प्लाज्मोगैमी कहते हैं और न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने को कैरियोगैमी का नाम। कैरियो मीन न्यूक्लियस जहाँ भी आता है, और गैमी मीन गैदरिंग, के न्यूक्लियस की गैदरिंग होना, न्यूक्लियस का इकट्ठा होना, ये कैरियोगैमी कहलाता है। ये है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, कैरियो से एक वर्ड मतलब आपको बता दें, कैरियो जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जिस तरह आपने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रो का मतलब लैक होता है, कैरियोट कैरियोन से निकला है, न्यूक्लियस के जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोट होते हैं। और यूकैरियोट, यू जहाँ भी आता है उसका मतलब ट्रू होता है, यूकैरियोट यानी जिनमें ट्रू कैरियोट में कैरियोन में न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट है। जैसा कि हम हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं कि उनमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये बात कहीं और भी आपने पढ़ी होगी कि 9th क्लास में, जिसमें उसने हमें बताया था
कि साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवाइड होने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन स्प्लिटिंग, टूटना, चाकू फेरना, छुरी फेरना, काट देना। तो जिसमें न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है, ये बात समझाना था। तो कैरियोगैमी जिसमें न्यूक्लियस इकट्ठे होते हैं, और प्लाज्मोगैमी जिसमें फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म। ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में, दोनों में फ़र्क बताएं। अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि कैरियोगैमी द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन बाद वक़्त ऐसे होता है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी नहीं होती। एक लंबे अरसे तक एक ही हाइफी होता है, उसमें 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई फिर रहे होते हैं, वो रहते भी हैं और डिवाइड भी होते हैं। तो बेसिडिया, और वो 2 ग्रुप हैं, बेसिडियो माइकोटा और एस्को माइकोटा। इसमें कैरियोगैमी लेट होती है, ये बात MCQs के तौर पर आती है। अच्छा, यहाँ पिछले एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने छोटा सा चक्कर दिया था स्टूडेंट्स को, कैसे, अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बेसिडियो माइकोटा और एस्को माइकोटा में कैरियोगैमी लेट होती है, यानी इनमें प्लाज्मोगैमी के बाद फ़ौरन कैरियोगैमी नहीं होती। उसने क्या पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ था कि वो ग्रुप बताएं, या उस ग्रुप का नाम बताएं कि जिसमें प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी होती है। यानी इन 2 ग्रुप्स को आप छोड़ दें, एस्को माइकोटा और बेसिडियो माइकोटा को छोड़ दें, और इम्परफेक्ट में वैसे नहीं होती, बाकी बचा जाइगो माइकोटा। तो जाइगो माइकोटा में फ़ौरन बाद प्लाज्मोगैमी के कैरियोगैमी होती है, ये बात जहन में रखें। तो ये MCQs के तौर पर आता है। दोबारा सुने, आपकी टेक्स्ट बुक में उसने 2 बातें बताई हैं कि प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी इनमें नहीं होती, लेट होती है। बेसिडिया से याद रखना बाद में जाके होती है, बेसिडिया में और एस्कोमाइकोटा में कैरियोगैमी प्लाज्मोगैमी के बहुत देर बाद जाके होती है, बहुत लंबे वक्त बाद जाके होती है। और वो एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता है कि फ़ौरन किस में होती है, तो इनमें तो होती है, बाद में जाके बाकी बचा एक ग्रुप हुआ है जाइगोमाइकोटा। तो जाइगोमाइकोटा में इमीडिएटली होती है आफ्टर प्लाज्मोगैमी। तो ये MCQs है, इसे आपने वो दूसरी जो स्टेटमेंट बताई है उसको बेशक आप अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो बातें हमने लिखी हैं, इस बातों को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, ये एक तरह का हाइफी है, ये दूसरी तरह का हाइफी है, कंपैटिबल थे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद अब यहाँ तक जो स्टेप है, यानी यहाँ तक अगर हम इसे देखें, ये इकट्ठे हुए हैं, ये है प्लाज्मोगैमी, ये प्लाज्मोगैमी हुई है। नेक्स्ट है, अब यहाँ इनके न्यूक्लियस भी आपस में नज़र नहीं आ रहे, इकट्ठे हो गए, ये हुई है कैरियोगैमी, इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। और कैरियोगैमी के नतीजे में बना है जाइगोट। ये जाइगोट बना, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, यानी ये हैप्लाइड नहीं है, डिप्लॉइड है, क्योंकि ये दोनों की फ्यूजन से बना। हैप्लाइड ये था, हैप्लाइड ये था, दोनों के न्यूक्लियस मिले तो जाइगोट बना। अब जाइगोट डिप्लॉइड है। नेक्स्ट, डिप्लॉइड जाइगोट मियोसिस के ज़रिए डिवाइड होगा, और उसने जो हाइफी बनाने हैं उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे। हैप्लाइड स्पोर किसी सूटेबल जगह पे अगर लैंड करते हैं, गिरते हैं, तो वो लैंड करके एक नया माइसीलियम बना देंगे, नई कॉलोनी बना देंगे। तो याद रखना, ये 2 डिफरेंट थे, इनसे कम्बिनेशन हुआ, आगे फिर ये फ्यूज़ हुए, फिर आगे मियोसिस होगी। इसका मतलब है मियोसिस के ज़रिए जितने स्पोर्स बने सारे के सारे स्पोर्स डिफरेंट होंगे, यानी मुख्तलिफ होंगे, और वो स्पोर्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं, बट दे आर इंटायरली डिफरेंट, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होंगे। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट ये है कि वेयर कैरियोगैमी इज़ नॉट इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगैमी, MCQs आता है। तो जिन में नहीं होती उनमें 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई, 2 मुख्तलिफ तरह के जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं, उनकी जेनेटिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है, वो को एग्जिस्ट करते हैं, रहते भी हैं और डिवाइड भी होते हैं। को एग्जिस्ट करते हैं, रहते भी हैं और डिवाइड भी होते हैं विद इन सेम हाइफी, एक ही हाइफी के अंदर। दिस हाइफी इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक हाइफी, यानी जिसमें वो रह रहे होते हैं, ऐसा हाइफी जिसमें 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई रह रहे हैं, उसे हम नाम देते हैं किसका,
डाई कैरियोटिक, डाई का मतलब दो, कैरियोटिक मीन कैरियोन न्यूक्लिय, दो न्यूक्लिय रखने वाला हाइफी, या इसका दूसरा नाम है हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियाई, और हाइफी मीन हाइफी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि हेट्रोकैरियोटिक हाइफी या डाई कैरियोटिक हाइफी क्या है, इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे। नेक्स्ट है मियोसिस इन जाइगोट ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। अगर बेसिडियोमाइकोटा का जाइगोट है तो वो बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा, अगर एस्कोमाइकोटा का है तो वो एस्कोस्पोर्स बनाएगा। बाज़ औक़ात, हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स एक प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव कैप में बनते हैं, उसे हम नाम देते हैं बेसिडिया की होगी तो वो बेसिडियोकार्प कहलाती है, और अगर एस्कोमाइकोटा की होगी तो वो एस्कोकार्प। कार्प वैसे फ्रूट को कहते हैं जहाँ भी ये यूज़ होता है, यानी जिसमें ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता था जिसको हमने सॉल्व किया है। ये अलग से और इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इसको इसी लिहाज से तैयार करना है, और इसमें जितने MCQs और शॉर्ट आए हुए हैं वो भी आपको बता दिए। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।